सभी दोस्तों का नमस्कार। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हो, विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से जो आज की क्लास है हमारी बीए पार्ट थर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और बीए पार्ट थर्ड में भारत का भूगोल का जो पेपर है वो ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। पास कोर्स की बात करें चाहे ऑनर्स की बात करें, सभी में भारत के भूगोल का पेपर चलता है। और भारत का भूगोल का जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला जो प्रश्न आता है वो मानचित्र से संबंधित आता है, तो उसमें भारत का मानचित्र दिया हुआ होता है। तो हम यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है वो अनिवार्य प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं के, उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि हमने इससे पहली क्लास में बताया था कि भारत का भूगोल बीए पार्ट थर्ड के रूप में पार्ट फर्स्ट में हमने 2-3 प्रश्न पत्र सॉल्व किए थे, और इस क्लास में भी हम 2-3 प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप लोगों को एक तो ये आइडिया आएगा कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होता है, और दूसरा आप लोग कई बार क्या है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ चीज़ें रिपीट भी होती हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान पाओगे। तो मैं आप लोगों को भारत के भूगोल के प्रश्न पत्र का एक मॉडल पेपर या एक विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूर्व परीक्षाओं में आया हुआ पेपरों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पत्र दे रखा है भारत के भूगोल का। और भारत के भूगोल के इस प्रश्न पत्र में जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ए होता है और एक होता है बी। तो देखिए यहाँ पे ए जो है पार्ट है, इसमें आपको दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाइए। तो पहले प्रश्न का पार्ट का जो पहला पार्ट है, ये जो पार्ट है उसमें भारत के मानचित्र से संबंधित कुछ लोकेशंस दी हुई होती हैं और लोकेशंस को आपको यहाँ पे प्रदर्शित करना है। और दूसरा जो पार्ट है इसका जो बी के रूप में, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी, तो आपको यहाँ पर दोनों से काफ़ी लाभ होगा, न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से अपितु जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाइए। सबसे पहला दे रखा है इसमें पाक जलडमरू मध्य। देखिए पाक जलडमरू मध्य, इसको पाक स्टेट भी कहते हैं। वस्तुतः भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो क्षेत्र है उसको पाक स्टेट बोला जाता है या पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। तो इसको हमें देखिए यहाँ पर प्रदर्शित करना है। देखिए इस मानचित्र में श्रीलंका नहीं दिखा रखा है। ये नीचे श्रीलंका है और इस दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है इसको पाक स्टेट कहा जाता है। पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य। देखिए आपको एक सेतु समुद्रम परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, और इस परियोजना में यही दर्शाया गया था कि पाक स्टेट से होकर के और एक नौगम्य नहर बनाई जानी थी, लेकिन बाद में वो कई कारणों की वजह से विवादास्पद हो गई और उसको ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल दिया। लेकिन यहाँ से कोई जहाज यदि आपके इस क्षेत्र में आता है, मतलब पूर्वी तटीय भाग का जहाज अगर भारत के पश्चिमी तट पर आता है, तो उसको वर्तमान में श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। और वो योजना थी, उसमें यही था कि पाक स्टेट से होकर के एक नौगम्य नहर बनाने का। कहने का मतलब ये पाक स्टेट है, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक स्टेट, भारत, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य का ये जो क्षेत्र है ये पाक स्टेट के रूप में जाना जाता है या पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। तो आपको क्या करना है, भारत और श्रीलंका के मध्य में इसको मार्क करना है, और इसका क्रम है नंबर 1, और यहां लिख दोगे आप पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट। इसके बाद दूसरी लोकेशन दे रखी है इसमें द्वारका। देखिए द्वारका वस्तुतः एक नगर है या एक शहर है,
और ऐतिहासिक दृष्टि से आपने सुना होगा कि वही द्वारका नगरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था, मथुरा से जाकर के द्वारका में अपना शासन चलाया था। तो वो द्वारका आज काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये आपको कहाँ पे मार्क करनी है, देखिए यहाँ पर ये गुजरात स्टेट है और गुजरात के जो तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर एक समुद्र तट पर जो जगह है उसका नाम है द्वारका। तो आप क्या करोगे यहाँ पर नंबर 2 द्वारका। तो इस तरीके से द्वारका एक नगर है, शहर है, और गुजरात में जो अरब सागर का जो तटीय भाग है, यहाँ पर अरब सागर के तट पर ये जो नगर है, ये जो भाग है, ये बंदरगाह के रूप में है, एक बंदरगाह नगर है और इसका नाम है द्वारका। इसके बाद तीसरी लोकेशन देखिए आप, तीसरी लोकेशन है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी हैं जो आपके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। दूसरी बात, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से होता है। जो मैकाल पर्वत है उसकी अमरकंटक जो क्षेत्र है, अमरकंटक जो चोटी है, वहां से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नंबर 3 और इसका नाम है नर्मदा। इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो आपके जो क्या कहते हैं उसको डेल्टा नहीं बनाती है, अर्थात नर्मदा नदी एक पठारी क्षेत्र से आती है और अरब सागर में आकर के अपना जल गिराती है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो ये एक नर्मदा नदी है, अर्थात ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो एस्चुरी बनाती है। तो भारत की 2 नदियां प्रसिद्ध जो डेल्टा ने बना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, उनका नाम है नर्मदा एवं ताप्ती। ताप्ती इसके जस्ट नीचे, तो ये नर्मदा और ये ताप्ती। चौथी लोकेशन दे रखी है इसमें श्रीनगर। जैसा कि आप जानते हो श्रीनगर एक नगर है, एक शहर है और वो राजधानी है, आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कह सकते हो जम्मू कश्मीर की। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की श्रीनगर राजधानी है। जो कश्मीर वाला जो पार्ट है जहाँ पर ये आपके कश्मीर घाटी के अंदर जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर श्रीनगर स्थित है और यहाँ की जो झील है, जो डल झील है, वो श्रीनगर में स्थित है। डल झील एक काफ़ी बड़ा पर्यटक स्थल है। दूसरी बात, जो श्रीनगर है यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क करना है श्रीनगर। श्रीनगर, तो ये श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंतर्गत उसकी राजधानी श्रीनगर मार्क करना है। और श्रीनगर जो क्षेत्र है ये आपके झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, झेलम नदी यहाँ के पास से गुजरती है। और दूसरा जो डल झील है, डल झील पर्यटकों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और इस साल काफ़ी रिकॉर्डेड पर्यटक वहाँ पर पहुँचे हैं। तो डल झील जो है वो श्रीनगर के अंतर्गत ही स्थित है। नंबर 5 है चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून झील है और ये आपका उड़ीसा के अंतर्गत है। देखिए ये आपका ये जो जलीय भाग दे रखा है इसका नाम है चिल्का। चिल्का, तो इस तरीके से लैगून झील का मतलब होता है समुद्र का पानी स्थल में समाया हुआ हो या किसी कारण की वजह से स्थल और वो पानी के बीच में कोई अवरोध हो जाए जिससे वो पानी से समुद्र से कट जाए, तो जो झील निर्मित होती है उसको लैगून झील बोलते हैं। और ये लैगून झीलें इनको क्या कहते हैं, आपके जो केरल में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। कयाल केरल में इनको कयाल कहते हैं। इस तरीके से 5 लोकेशन दे रखी हैं। 3-4 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों के लिए दिया हुआ जो भारत का मानचित्र है उसमें मार्क करना होता है और 3-4 मिनट में फुल मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। पहला पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नंबर 2 द्वारका। द्वारका वही द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण
ने जाकर के मथुरा से जाकर के वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और द्वारकाधीश जो कहलाए, तो वही द्वारका आपके गुजरात के अंतर्गत स्थित है। और ये आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो किनारे पर जो समुद्र के तट पर, अरब सागर के तट पर जो नगर है उसका नाम है द्वारका। उसके बाद नर्मदा नदी ये आपके यहाँ से पश्चिम की तरफ बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है और एस्चुरी बनाती है, नेकी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है श्रीनगर। कश्मीर घाटी के अंतर्गत काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, काफ़ी संख्या में देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और डल झील यहाँ पर स्थित है और झेलम नदी के तट पर ये आपका श्रीनगर बसा हुआ है। तो ये श्रीनगर, ये आपकी लोकेशन श्रीनगर। और नंबर 5 है चिल्का झील, उड़ीसा के अंतर्गत चिल्का झील है और ये जो भाग दिख रहा है आपका ये चिल्का झील। इस तरीके से 5 लोकेशन आप बड़े आराम से 3-4 मिनट में इनको कर सकते हो। इसके बाद देखिए, पहला जो प्रश्न है इसका ए पार्ट किया हमने जो मानचित्र से संबंधित है। अब बात करते हैं हम इस बी पार्ट की। बी पार्ट में ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, कभी कभार कई बार छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं 2-2, 3-3 लाइनों के। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, नागपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच के तट को जाना जाता है। इसका उत्तर होगा आपका कोरोमंडल तट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका भारत का मानचित्र है। इसमें एक तो ये तटवर्ती भाग है, इसको बोलते हैं पूर्वी तटवर्ती भाग। ये हो गया आपका पूर्वी और ये हो गया आपका पश्चिमी भाग। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट यहां पर कहलाता है गुजरात तट, गुजरात के पास, फिर कहलाता है कोंकण तट, फिर कहलाता है कन्नड़ तट और फिर कहलाता है मालाबार तट। तो सबसे पहला कोंकण, इसके बाद कन्नड़ और ये मालाबार। इसी तरीके से जो पूर्वी जो तटवर्ती भाग है, ये पूरब का जो भाग है, ये पूर्वी तटवर्ती भाग है, इसके भी एक तरीके से 2 नाम है। ऊपर वाला जो भाग है ये तो कहलाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और ये कहलाता है कारोमंडल तट। तो ये नीचे वाला जो भाग है ये कारोमंडल तट कहलाता है और वो कारोमंडल तट वही है जो शीतकाल में लौटते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा प्राप्त करता है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर नागपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच के तट को कारोमंडल कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट। देखिए कोंकण आपका ये पश्चिम की बात है, मालाबार केरल वाला भाग, काठियावाड़ गुजरात वाला भाग। तो अपने आप में ये कोरोमंडल तट है। ये आपका दक्षिणी जो भाग है पूर्वी तट का, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, सर्वाधिक कोयला खनिज पाया जाता है। देखिए यहाँ पर गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी और महानदी घाटी। इसमें दामोदर घाटी जो क्षेत्र है ये कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा दामोदर नदी घाटी। दामोदर वस्तुतः एक नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलने के पश्चात आपके झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर जो घाटी क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, ये कोयला निक्षेपों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र छापने का स्थान है। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका जो स्थलाकृतिक मानचित्र जो छापती है, बता दूं सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपके देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में जो स्थलाकृतिक मानचित्रों को छापने का काम करता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून। इसके बाद देखिए बद्रीनाथ स्थित है। देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ दे रखा है। बद्रीनाथ केदारनाथ ये धाम जो आपके बहुत ही बड़े पर्यटक स्थल हैं हिंदू धर्म की दृष्टि से। तो दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। गंगा जो हमारे देश की पवित्र नदी है उसका उद्गम भी उत्तराखंड से होता है। तो दोनों धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। और नंबर 5 प्रश्न है, कोटा राजस्थान जाना जाता है।
देखिए राजस्थान में कोटा एक नगर है, शैक्षणिक नगर, और इसके लिए यहाँ पर दे रखा है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ताप विद्युत। तो ये ताप विद्युत ऊर्जा है, थर्मल स्टेशन है, थर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका उत्तर होगा ताप विद्युत ऊर्जा के लिए। और दूसरा, कोटा के पास में रावत भाटा एक जगह, आपको पता होना चाहिए, आणविक ऊर्जा संयंत्र है वहां पर, तो आणविक ऊर्जा संयंत्र आएगा रावत भाटा के लिए। लेकिन यहाँ पर कोटा के लिए पूछा है तो थर्मल पावर स्टेशन के लिए एनटीपीसी का थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से ये जो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला नागपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच के तट को जाना जाता है, ये कहलाएगा कोरोमंडल तट। मैंने आपको बताया था ये पश्चिमी वाले भाग, ये कोंकण होगा, ये कन्नड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये तो है पश्चिमी तट वाले भाग। दोबारा से बोल रहा हूं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पूर्वी जो तट है, इसका जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और जो दक्षिण का जो भाग है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट इसका उत्तर आएगा। उसके बाद सर्वाधिक कोयला खनिज पाया जाता है, दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वो कोयला खनिज के लिए जानी जाती है। और दामोदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो आपकी दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है उसके लिए भी जानी जाती है। किसी समय पर यही दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, बंगाल का शोक कहलाती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये दामोदर नदी एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका जो नदी घाटी क्षेत्र है वो कोयला निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थलाकृत मानचित्र छापने का स्थान। मैंने आपको बताया था सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और देहरादून में स्थलाकृतिक मानचित्र छापने का काम होता है। इसका उत्तर होगा देहरादून। नंबर 4, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सभी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हैं, तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। और नंबर 5 है, कोटा राजस्थान जाना जाता है ताप विद्युत ऊर्जा के लिए, अर्थात एनटीपीसी का थर्मल एनर्जी का जो प्लांट है वो यहाँ पर कार्यरत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में हमने 2 पार्टों में देखा, ए पार्ट मानचित्र से संबंधित, बी पार्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये इस तरीके का प्रश्न है, मात्र 8 और 10 मिनट में आप फुल मार्क्स ला सकते हो और बाकी का जो समय जो बचता है वो बाकी के प्रश्नों को आप दे सकते हो। आप लोगों को ध्यान रहे कि बीए के दरमियान स्नातक परीक्षाओं में या आपकी पीजी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई बार बच्चों की शिकायत रहती है कि सर प्रश्न सारे आते थे लेकिन समय कम पड़ गया। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न को यदि आप अटेम्प्ट करते हो, इस प्रश्न को इस तरीके से करते हो तो न केवल पूरे मार्क्स ला सकते हो बल्कि समय की बचत भी कर सकते हो। इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र है, यह भी किसी एग्जामिनेशन से संबंधित है। यह प्रश्न पत्र भी आपके 2 पार्टों में, जो प्रश्न एक है इसका एक तो ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। यहां पर ए पार्ट दे रखा है, आपको दिए गए भारत के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। तो वही लोकेशन दे रखी है, पाल घाट, नरोरा, शीतकालीन वर्षा के प्रदेश, कांदला और नक्की झील, 5 लोकेशन है। और उसके बाद जो बी पार्ट है ये, इसमें वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहां पर सबसे पहले जो पाल घाट है, पाल घाट क्या वस्तु है? एक दर्रा है। क्या है? दर्रा, गैप, दर्रा या गैप, जिसको तिब्बती भाषा में लाबी कहा जाता है। सिपकीला, नाथुला, जिलेपला, इस तरीके से। तो लाबी कह सकते हो तिब्बती भाषा में, या दर्रा कह सकते हो, या पास कह सकते हो अंग्रेजी में। पास या दर्रा वस्तुतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के जो नेचुरल रास्ते होते हैं, आवागमन के जो नेचुरल मार्ग होते हैं, जहाँ से मार्ग गुजरते हैं, वो दर्रे के नाम से जाने जाते हैं। तो पाल घाट एक दर्रे का नाम है जो आपके दक्षिण में, दक्षिणी भारत में स्थित है और इसकी लोकेशन आपको मार्क करनी है इस तरीके से। ये पाल घाट दर्रा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नंबर 1 लिखेंगे पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, और उसके बाद ये नीचे दक्षिण में जो आपका नीलगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये आपका दर्रा स्थित है, पाल घाट। और ये भी आपका एक तरीके से मार्ग उपलब्ध कराता है। तो आपको दक्षिण भारत में इस तरीके से पाल घाट दर्रा मार्क करना है। इसके बाद देखिए दूसरा नरोरा। नरोरा एक जगह है और थर्मल पावर स्टेशन के रूप में नरोरा जाना जाता है और ये आपका बुलंदशहर जो जिला है यूपी का, उसके अंतर्गत आता है। तो यूपी में आपको मार्क करना है नरोरा। नरोरा अर्थात
आणविक शक्ति केंद्र है जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। आणविक शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आपको एक तरीके से यहां पर आप मार्क कर सकते हो, ये नरोरा, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद नंबर 3 पे दे रखा है शीतकालीन वर्षा के प्रदेश। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, लोकेशन भी बताऊंगा आपको, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको एक बात बताऊंगा। देखिए इस तरीके से ये दो जगह हैं, ये दो जगह हैं। एक तो ये है जो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, और एक आपका ये भी शीतकाल वर्षा प्राप्त करता है। दोनों शीतकाल में वर्षा प्राप्त करते हैं, अर्थात दक्षिणी भारत का जो तमिलनाडु जो राज्य है उसका पूर्वी जो तटवर्ती भाग है या कारोमंडल जो तट है ये शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, और इधर उत्तरी पश्चिमी भारत को जो क्षेत्र है ये भी शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। देखिए ये जो क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है ये करता है उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून, या इसको बोलते हैं लौटता मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून से तमिलनाडु का जो पूर्वी तटवर्ती जो भाग है वो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, जबकि ये जो क्षेत्र है यहां पर वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात से उत्तरी पश्चिमी जो भारत है यहां पर जो वर्षा होती है उसको कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट। तो यहां पर प्रश्न पत्र में जो पूछा हुआ है शीतकालीन वर्षा के प्रदेश, तो आपको क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये जो क्षेत्र है ये आपका शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, और इसको हम एक तरीके से मावट का क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मावट क्षेत्र। शीतकालीन वर्षा प्राप्त करने वाला भूमध्य सागरीय चक्रवात कह लीजिए, या आपको कई बार हम क्या कहते थे, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। और एक ये क्षेत्र है ये भी शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, ये वाला में वर्षा। तो आपको क्या करना है, दोनों मार्क कर सकते हो, एक भी कर दोगे तो भी बीए की दृष्टि से सही माना जाएगा, लेकिन मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। तमिलनाडु का पूर्वी जो तटीय भाग है ये भी शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है लौटती हुई मानसून से, अर्थात जब लौटता हुआ मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेता है और इस भाग में वर्षा करता है। जबकि ये क्षेत्र है ये भी शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, और ये वर्षा प्राप्त करता है पश्चिमी विक्षोभ से या भूमध्य सागरीय चक्रवात से, जो क्या कहलाती है? मावट कहलाती है, जो आपकी सरसों की खेती के लिए काफी फायदेमंद होती है, रबी की फसल के लिए। तो इस तरीके से दो प्रदेश हो गए शीतकाल वर्षा के। अब दे रखा अगली लोकेशन कांदला। कांदला एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। बताइए कहां पर है? कांडला गुजरात में एक बंदरगाह है, और इसके लिए आपको गुजरात में जाकर के, देखिए गुजरात है ये पूरा, यहाँ पे जो क्षेत्र है इसको तो बोलते हैं खंबात की खाड़ी, और ये जो दिखा हुआ है आपको इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी का जो उत्तरी जो भाग है, उत्तरी जो तट है ये, तो यहाँ पर क्या मार्क करना है आपको? कांदला, कांदला। तो ये आपका तो ये आपको यहां पर कांदला मार्क करना है। तो ये कांदला एक बंदरगाह का नाम है जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। और इसके बाद लास्ट है नक्की झील। ये नक्की झील के बारे में भी आप जानते होंगे। नक्की झील वस्तुतः राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहाँ पर माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, और वहाँ पर ये नक्की झील है। कई किंवदंतियों के अनुसार देवताओं ने नाखूनों से इसको खोदा था, इस वजह से इसका नाम नक्की झील पड़ा। तो इस वजह से ये लोकेशन है, ये आपको माउंट आबू के अंतर्गत मार्क करनी है, और ये हम मार्क करेंगे इस तरीके से। यहां मार्क करोगे आप नक्की झील।
तो ये नक्की झील, नक्की झील। इस तरीके से ये आपके 5 लोकेशन हमने मार्क किए यहाँ पर। पहला पाल घाट जो दर्रे का नाम है दक्षिणी भारत में, दूसरा नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरोरा में, एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बुलंदशहर जिले में आता है। शीतकालीन वर्षा के प्रदेश, भारत में 2 प्रदेश है शीतकालीन वर्षा के, एक क्षेत्र आपका ये है और एक क्षेत्र आपका ये है, दोनों शीतकालीन वर्षा प्राप्त करने वाले हैं। ये क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है लौटते हुए मानसून से, तमिलनाडु वाला, और ये उत्तरी पश्चिमी भारत है जो मावट कहते हैं वहां पर वर्षा को, ये प्राप्त करता है आपके। तो इस तरीके से थोड़ी सी लोकेशन है, इस तरीके से हो गई है। तो ये जो क्षेत्र है, तो एक तो ये वर्षा प्राप्त करता है शीतकाल में, और ये आपका पाल घाट। तो इस तरीके से ये 5 लोकेशन, पाल घाट, नरोरा, शीतकालीन वर्षा प्रदेश, कांदला और नक्की झील, ये आपको मार्क करनी है। तो इस तरीके से ए जो पार्ट है वो मानचित्र से संबंधित है। और यदि हम बात बी पार्ट की करें तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, सूरत और गोवा के बीच के तट को जाना जाता है। देखिए सूरत आपके गुजरात के अंतर्गत है और गोवा एक स्टेट है। इसमें मालाबार ये भी नहीं आएगा क्योंकि केरल के पास मालाबार कहते हैं, काठियावाड़ तट, और ये आपका गुजरात तट। तो यहाँ पर ये आपका जो तट है वो कोंकण तट कहेंगे उसको, उत्तर आएगा कोंकण तट। सेकंड, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सर्वाधिक संभावना वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं सौर ऊर्जा की है, तो इस वजह से यहाँ पर सौर ऊर्जा आएगा। गैर परंपरागत क्योंकि वर्तमान में जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं आपके खनिज तेल, पेट्रोलियम, आपके कोयला, तो इस तरीके से सारी चीज़ें, इनके भंडार हैं वो सीमित मात्रा में, और आने वाले कुछ समय में ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं इनकी महत्ता काफ़ी बढ़ रही है और इनके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावना वाला सौर ऊर्जा है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपका देहरादून में, और देहरादून का जो संस्थान है प्रति 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है, द्विवार्षिक वन रिपोर्ट जारी करता है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंतर्गत आता है। और नंबर 4 है रेगुर सॉइल इज फॉर्म विद, ये आपका इसमें दे रखा है एलुवियल रेड पार्टिकल वॉशिंग हिल एरिया थ्रू हेवी रेन्स। तो इसमें रेगुर सॉइल ये आएगा। तो रेड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, इस तरीके से रेगुर को काली मृदा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न, आपके 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से जो प्रश्न पत्र आते हैं भारत के भूगोल के, उसमें पहला जो प्रश्न आता है वो अनिवार्य प्रश्न पूछा जाता है। यदि अपवाद की कंडीशन, जैसे कोरोना काल में अनिवार्यता हटा दी थी, लेकिन सामान्य कंडीशनों में पहला प्रश्न अनिवार्य आता है। और इस प्रश्न को 2 पार्टों में होता है, ए पार्ट और बे पार्ट। ए में आपके ऑब्जेक्टिव की जगह आपके मानचित्र आता है, और बी पार्ट में जो बे पार्ट है या बी जो पोर्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न पत्र किए हैं इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी एग्जामिनेशन की प्री तैयारी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।